Alright, good morning everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? Good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. Good morning Devanshi Udeshi. Good morning to each and every one of you. Good morning Vani. Good morning Shakalaka Boom Boom Suprabhat. Nishtan sir. Good morning Keshav. Highest marks in taxation and exam oriented studies. Good morning Muskan Kazi. Saida Shireen Kazmi. Good morning Pooja Panwar. Good morning Prantik. Good morning Jeenal Dipinki. Sapna, good morning to each and every one of you. Vinay, highest marks in taxation. Akshay Kumar, good morning. So good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. और जो हमारे दो aims हैं, that is highest marks in taxation and exam oriented study, उसके basis पर हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, उसके बेसिस पर हम लोग अपनी क्विज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ये है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, if the actual rent received for a property is 2,40,000 rupees and the vacancy period led to a loss of 60,000 rupees in rent, with the expected rent being 2,90,000 rupees, what is the gross annual value? Come on, देखते हैं आप लोग कल की क्लास कितनी रिवाइज करके आए हो। Come on everyone. बताइए जी क्या चल रहा है, क्या कह रहे हो आप लोग? आप लोग सबके सब कह रहे हो ए 2,40,000. ऑलराइट, लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज इंडीड ए 2,40,000. सो द थिंग इज कि एक्चुअल रेंट आपको मिला है 2,40,000 रुपीज का और वेकेंसी की वजह से 60,000 रुपीज का लॉस हुआ है। यानी अगर एक्चुअल रेंट में वेकेंसी रेंट को ऐड करते हैं तो टोटल आता 3 लाख रुपीज, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। तो वेकेंसी की वजह, अगर वेकेंसी नहीं होती तब तो हम एनीवे एक्सपेक्टेड रेंट या उससे ज्यादा आपको दे रहे थे, उस पे आपको इनकम बता रहे थे। तो हमारे मन में कोई चोरी नहीं है, तो जितना पैसा हमें मिला है वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 6 months एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग 6 months, हाउ इज अ हाउस प्रॉपर्टी ट्रीटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस? As self-occupied property, as let-out property, as vacant property, या none of the above? Come on. एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी लोगों का एक साथ यूनानिमसली करेक्ट जवाब आया हुआ है। अगर प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है टाइम वाइज, मतलब साल में थोड़े से टाइम के लिए लेट आउट है, थोड़े से टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो पूरे साल के लिए उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ ईयर अ प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर 2 months लीडिंग टू अ लॉस ऑफ रेंट ऑफ 50,000 रुपीज। इफ द एक्चुअल रेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वाज 4,50,000 रुपीज एंड द एक्सपेक्टेड रेंट वाज 5 लाख रुपीज, व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? कम ऑन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी क्या होगी? 4.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 5.5 लाख? व्हाट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? और आप सब लोग कह रहे हैं यहां पर नहीं, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 5 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 4.5 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 4.5 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 5 लाख। ओके, तो जो लोग भी 5 लाख बता रहे हैं ना, आप अगेन कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्यों बनाया? क्योंकि लोग चोरी कर रहे थे। आपको जेन्युइनली वेकेंसी की वजह से कम रेंट मिला है। अगर वेकेंसी नहीं होती तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है उतना ही आप दिखाने वाले थे सरकार को, तो सरकार आपको जबरदस्ती पेनलाइज क्यों करेगी? आपके मन में तो कोई चोरी नहीं थी। आप कहोगे सरकार जी मुझे जानबूझ, मतलब मेरे मन में कोई चोरी नहीं है। आप कह रहे हो एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख रुपए, मैं कह रहा हूं हाँ 5 ही लाख रुपए है। 2 महीने मेरा मकान खाली पड़ा रहा तो मैं क्या करूं उसमें? 2 महीने मकान खाली पड़ा रहा तो उसकी वजह से मेरे को 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो मुझे 4.5 लाख रुपए ही मिले। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं कम रेंट चार्ज कर रहा हूं, कम रेंट चार्ज कर रहा हूं। मैं रेंट अच्छा खासा चार्ज कर रहा हूं, 5 लाख रुपए ही आता, लेकिन वेकेंसी की वजह से मुझे कम रेंट मिला, तो मैं क्या करूं इसमें? सरकार कहती है कि हाँ ठीक है, नो इश्यूज, तो 4.5 लाख रुपए आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रॉपर्टी हैज एन एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 3 लाख रुपीज बट ड्यू टू अ 4 month वेकेंसी द एक्चुअल रेंट कलेक्टेड वाज 2 लाख रुपीज, व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? कम ऑन, व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बताइए, व्हाट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 280? एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 लाख रुपीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड शिवानी, मुस्कान, हेमंत, लीशा, विनय, आदित्य, रौनक, अक्षय, शेख, प्रथम, वेरी नाइस। तो 2 लाख रुपीज, कैसे 2 लाख रुपीज? 4 महीने की वेकेंसी थी और उस वजह से एक्चुअल रेंट जो मिला है वो 2 लाख रुपए का मिला है। मतलब ये जो 2 लाख रुपए मिला है ये 8 महीने का रेंट है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8, 25,000 रुपीज पर मंथ आपका रेंट निकल कर आया। तो वेकेंसी के पीरियड में 4 महीने की जो वेकेंसी है, 4 इंटू 25,000 रुपीज पर मंथ 1 लाख रुपीज का रेंट आता। तो मतलब अगर वेकेंसी नहीं होती तो ये जो रेंट कलेक्टेड 2 लाख रुपए था, ये प्लस वेकेंसी वाले पीरियड में मिलने वाला रेंट 1 लाख रुपए, दोनों मिलाकर 3 लाख रुपए हो जाते, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट था।
और अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट था तो हमारा जो एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी 2 लाख रुपए ही हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, हाउ शुड द म्यूनिसिपल टैक्सेस बी अपोर्शन्ड इन द केस ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज? अगर एरिया वाइज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस को किस तरह से पोर्शन किया जाएगा? Equally between let out and self occupied properties based on the area occupied by each portion, only to the self occupied portion या only to the let out portion? Absolutely correct. Option B is the correct answer based on the area occupied by each portion. इसमें तो कोई no brainer था ये. What is the maximum deduction allowed for interest on loan for self occupied property of a partly let out property under old scheme? 2 लाख रुपीज. एब्सोल्युटली केशव, वेरी गुड केशव. आज मैं देख रहा हूं आप कि आज आप कल के कंपैरिजन में आज आप काफी ज्यादा एक्टिव भी हो और काफी ज्यादा आप दैट्स गुड, मतलब इट्स गुड टू सी, इट्स गुड टू सी. कल मुझे थोड़ा से आप लॉस्ट लग रहे थे केशव, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कल मुझे आप काफी ज्यादा लॉस्ट लग रहे थे, लेकिन आज जो आपकी फुर्ती है ना, जिस तरह से आपके वो आ रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं और सही आंसर्स आ रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी गुड केशव, कीप इट अप. ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर अ प्रॉपर्टी इज 2,40,000 रुपीज एंड द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर 2 months रिजल्टिंग इन एन एक्चुअल रेंट ऑफ 1,80,000 रुपीज, व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बताइए जी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी व्हाट? आप सब लोग कह रहे हैं सी, 2,40,000 रुपए, और ये बिल्कुल सही जवाब है. तो देखो, एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 रुपए, प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए वेकेंट थी और एक्चुअल रेंट मिला 1,80,000 रुपीज का. 1,80,000 रुपीज का रेंट मिला 10 महीनों के लिए, तो हर महीने का रेंट हो गया 18,000 रुपए. तो ये जो 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट थी, इसमें इसका जो रेंट आता है वो आएगा 36,000 रुपीज. तो अगर मैं 1,80,000 रुपीज जो कि एक्चुअल रेंट है, इसमें मैं वेकेंसी रेंट 36,000 रुपीज ऐड कर देता हूं, तब भी 2,16,000 आता है. तो एक्चुअल प्लस वेकेंसी वाला जो रेंट है वो भी एक्सपेक्टेड रेंट से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो 2,16,000 ही आ रहा है. तो सरकार कहेगी भाई तुम तो पैदाइशी चोर हो, तो तुम्हारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 2,40,000 रुपए ही मान लिया जाएगा. नेक्स्ट, हाउ इज एक्चुअल रेंट ट्रीटेड इन अ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज? डिवाइडेड इक्वली अमंग एसओपी एंड एलओपी, एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू एसओपी, एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू एलओपी, या इग्नोर्ड इन कैलकुलेशंस? कम ऑन. ऑलराइट, डिपिंकी, केशव, शिवानी, जीनल, सईदा, सहेली, रौनक, प्रेरणा, हेमंत, पूर्विता, लीशा, शेख, रितिका, पूजा, श्रद्धा, प्रिया, संकेत. वेरी नाइस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. This is attributed entirely to the let out portion. Next, if a property's expected rent is 3,60,000 rupees but was vacant for 3 months, reducing actual rent to 2,70,000 rupees, what is the gross annual value? What is the gross annual value? Come on. 3 lakh, 360, 270 या 330? Come on everyone. अक्षय कुमार कह रहे हैं बी, लोकेश कह रहे हैं सी, शिवानी कह रही है सी, जीनल कह रही है सी, प्रिया कह रही है सी, सहेली सी, प्रथम सी, श्रद्धा सी, प्रेरणा सी, विनय सी, रौनक सी, आदित्य सी, और सभी लोगों ने बोला सी. ठीक है, और सी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि 9 महीने का रेंट अगर 2,70,000 रुपीज है, तो इसका मतलब पर मंथ रेंट हो गया 30,000 रुपीज. 3 महीने की जो वैकेंसी है, उस महीने का, उन 3 महीनों का जो रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 90,000 रुपीज. तो 270 प्लस 90 हो जाएगा 3,60,000 रुपीज, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट है. तो हमारे मन में कोई चोरी नहीं है, तो जितना पैसा मिला वही हमारे लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 2,70,000 रुपीज. If the fair rent of a property is higher than the municipal value, which value is considered for calculating income from house property? Fair rent, municipal value, standard rent, या actual rent? Come on. Absolutely. Loving the speed of the chat section. जैसे हुआ ना, क्या सर, ये क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो. In the case of a partly let out property, what deduction percentage of net annual value is allowed for repairs? Come on. एब्सोल्युटली करेक्ट. 30% रिपेयर्स हो, कुछ भी हो, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है लेट आउट पोर्शन के लिए. नेक्स्ट, फॉर अ प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउ इज द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लेट आउट पोर्शन बी ट्रीटेड? नो डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन लिमिटेड टू 30,000, फुल इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन, डिडक्शन लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड. बिल्कुल सही जवाब केशव, विनय, प्रथम, शिवराज, टिपिंकी, रौनक. एब्सोल्युटली करेक्ट. फुल इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन डिडक्शन. और इसी के साथ हम लोगों की आज की क्विज यहां पर कंप्लीट हो जाती है और हम लोग चलते हैं अब आगे. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे अब आज की क्लास में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा. ठीक है, अब आज की क्लास में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा. तो आई होप
आप लोगों ने कल तक का अच्छे से रिवाइज कर लिया है और क्विज से आप लोगों को फायदा जरूर मिला होगा। सो आज की क्लास हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। अब तो देखो, जब हम लोगों ने एकदम पहली क्लास थी ना हमारी, तो पहली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, पहली क्लास में हम लोगों ने ये वाला चार्ट देखा था, और इस चार्ट के बेसिस पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप उसको रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब मैंने बोला था कि उनकी नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया जाता है। और अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसमें बोला जाता है कि कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज आपकी मर्जी से आप चूज कर सकते हो, जिनको एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा, मतलब जिनकी नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया जाएगा, और जो बचे हुए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी उनको डीम लेट आउट मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता था तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज वो समय आ चुका है जब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग फिर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आएगा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अदरवाइज तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन करने में तो कोई उतना मजा नहीं आएगा, लॉजिक आप लोग समझोगे तो आपको और ज्यादा फील आएगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ इफ आई एम टेलिंग यू, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने आपसे बोला अच्छा यूट्यूब पे लाइव हूं ना यार मैं, हाँ मैं यूट्यूब पर भी लाइव हूं, बहुत बढ़िया, यूट्यूब वाले भी आज इसमें बहुत अमेजिंग तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, चलो आइए देखिए, तो अब यहां पर सपोज मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है प्रयागराज में, एक प्रॉपर्टी है लखनऊ में, और एक प्रॉपर्टी है मुंबई में, एक प्रॉपर्टी है मुंबई में। ठीक है, एक चीज जो आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी वो ये है कि भाई इनको डीम्ड लेट आउट मानना है। अगर हमें डीम्ड लेट आउट मानना है तो डीम्ड लेट आउट मानकर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई सिंपल फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से विच एवर इज हायर, ये आपका आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और मुझे एक बात बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की जो हायर होगी वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नाउ जो एक्चुअल रेंट है वो तो आपका जीरो होगा, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, वो तो सरकार सिर्फ मान रही है इनको कि ये लेट आउट है, तो एक्चुअल रेंट तो हमारा जीरो ही होगा। तो एक तरह से क्या मैं कह सकता हूं कि जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। एक तरह से मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो भी एक्सपेक्टेड रेंट होगा वही तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। ठीक, अब सुनना मेरी बात, प्रयागराज का, लखनऊ का और मुंबई की प्रॉपर्टीज में से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट कौन सी प्रॉपर्टी का होगा? या सबसे ज्यादा छोड़ो, सबसे कम एक्सपेक्टेड रेंट कौन सी प्रॉपर्टी का होगा, आप ये बताओ। प्रयागराज में जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका रेंट सबसे कम होगा, एक्सपेक्टेड रेंट उसका सबसे कम होगा, लखनऊ की प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट सबसे कम होगा, या मुंबई की प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट सबसे कम होगा? सबसे कम एक्सपेक्टेड रेंट कौन सी वाली प्रॉपर्टी का होगा, प्रयागराज वाली का, लखनऊ वाली का, या मुंबई वाली का? जाहिर सी बात है प्रयागराज वाली का। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस है ना ये, एकदम कॉमन सेंस। कैसे कॉमन सेंस? सबसे छोटा शहर, इन तीनों में से जो सबसे छोटा शहर है वो है प्रयागराज, लखनऊ उससे काफी बड़ा शहर है, और मुंबई तो उससे भी बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, सबसे छोटा शहर है प्रयागराज, लखनऊ उससे भी बड़ा शहर है, और मुंबई तो खैर बहुत ही बड़ा शहर है। तो अब अगर मैं एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में बात करूं तो एक्सपेक्टेड रेंट प्रयागराज की प्रॉपर्टी का तो सबसे कम होगा। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि सरकार क्या करे, मैं चाहूंगा सरकार प्रयागराज वाली प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मान ले और इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान ली जाए। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा तो इनकी नेट एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन का जो भी डिडक्शन वगैरह मिलेगा उससे मेरा लॉस हो जाएगा, बढ़िया ही रहेगा। मैं चाहता हूं इनकम टैक्स के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा लॉस आए। ठीक है, ये मैं चाहता हूं, तो मेरा अगर लॉस आएगा तो इसको अपनी इनकम के अगेंस्ट में मैं सेट ऑफ वगैरह कर पाऊंगा, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। राइट, प्रयागराज वाली प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट सबसे कम है, मैं चाहूंगा सरकार से कि यार इसको आप डीम लेट आउट मान लो, बात खत्म करो। सिंपल बात हो रही है, सिंपल बात समझ में आ रही है, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। लॉजिक यहां पर बड़ा सिंपल है, लॉजिक यहां पर बड़ा सिंपल सा है कि मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई
कौन सी प्रॉपर्टी की जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो सबसे कम आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी का जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो सबसे कम आ रहा है, मैं उसी को डीम्ड लेट आउट मानना चाहूंगा। राइट, अब यहां पर तो मैंने आप लोगों को 3 प्रॉपर्टीज के नाम बताए, प्रयागराज, लखनऊ और मुंबई, और इन तीनों प्रॉपर्टीज में से मैंने आप लोगों को बोला कि चलो ठीक है, अब मतलब कॉमन सेंस लगाकर हम लोग देख रहे हैं कि प्रयागराज वाली जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट सबसे कम होगा। राइट, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और भी कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में और भी कई सारी चीजें आती हैं। तो जो भी हम लोग यहां पर अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम 3-4 अलग अलग केसेस बनाएंगे कि अगर प्रॉपर्टी 1 को लेट आउट मान लिया तो क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी 2 को लेट आउट मान लिया तो क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी 3 को लेट आउट मान लिया तो क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी 4 को और लेट आउट मान लिया तो क्या होगा। बेसिकली हम अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाकर ये देखेंगे कि किन दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने से हमारी ओवरऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम से कम आ रही है। ठीक है, तो जिन दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने से हमारी ओवरऑल इनकम कम से कम आएगी, उसी केस को हम कहेंगे कि हां यही वाले केस को हम लोग ऑप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि जैसे अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पर 3 हाउस प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सबसे पहली चीज हम लोग इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेंगे तीनों को लेट आउट मानकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेंगे इन तीनों को लेट आउट मानकर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अच्छा खासा लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, समझ में आपको आई थिंक बात आ रही होगी कि हमें कोई भी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी लेट आउट हो जाएगी। राइट, तो हम अलग अलग केसेस में देखेंगे और जिस केस में हमारी ओवरऑल इनकम सबसे कम आएगी उसी केस को हम बोलेंगे ये हमारा फाइनल आंसर है, यही केस हम लोगों को करना है। ठीक है, अब आओ देखो, गणेश हैज 3 हाउसेस। ध्यान से देखना, ध्यान देना। ठीक है, Ganesh has 3 houses, all of which are self-occupied. The particulars of the houses for the previous year 24-25 are as under. Municipal value, fair rent, standard rent, date of completion, purchase, municipal taxes paid during the year, interest on money borrowed for repair of the property during the current year, interest for the current year on money borrowed in April 17 for the purchase of house property and so on. ठीक है, अब यहां पर बोला है कंप्यूट गणेश's इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड सजेस्ट व्हिच हाउसेस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी बताया ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम? नहीं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब अब आपको बताना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब आपको बताना है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कि हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, अब ये तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं। आपके सामने क्लाइंट आया है, आपके सामने क्लाइंट आया है, क्लाइंट कह रहे हैं कि सर मेरा टैक्स बचा दो। आपके सामने क्लाइंट आया हुआ है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लाइंट आपसे कह रहे हैं, गणेश आपके क्लाइंट हैं, गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि सर मेरा टैक्स बचा दो। अब आपको अगर गणेश जी का टैक्स बचाने तो आप क्या करोगे? आप गणेश जी से पूछोगे बेटा ओल्ड स्कीम में जाओगे या न्यू स्कीम में जाओगे? नहीं ना, गणेश जी को क्या पता, वो तो क्लाइंट है आपके। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको बताना पड़ेगा, आपको पूरा असेसमेंट करना होगा, देखना होगा कि ओल्ड स्कीम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, न्यू स्कीम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फिर आप सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके फिर गणेश जी से कहोगे कि गणेश जी देखिए प्रणाम, ऐसी ऐसी चीजें हैं और यहां पर इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम आ जाएगी। अब आप बताइए आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? तो गणेश जी फिर आपसे पूछेंगे कि आप बताइए सर मैं क्या बताऊं, तो फिर आप उनको बताओगे देखो अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हो तो ये चीजें होती है, न्यू स्कीम में जाते हो तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी बाकी जो भी इनकम। लेकिन अभी तो आप भी उतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हो जिनके आपको बाकी सारी चीजों के बारे में पता हो, वो आपको पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। ठीक है, बाई मिड ऑफ नवंबर अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो मिड नवंबर तक मैंने आप लोगों से कहा था कि कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारी क्लास मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो, अब बीच में अगर कोई कंटिजेंसी आ गई तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उसी स्पीड से अगर हम लोग चलते रहे तो मिड नवंबर तक आप अच्छे खासे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होंगे, जिसमें आप काफी हद तक टैक्स के एडवाइसेस दे पाओगे। ठीक है, अब जैसे ये वाली चीज, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आओ देखो, देखो जो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम वाला पंगा है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए है, लेट आउट पोर्शन के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे, पहले बात तो दिस इज लेक्चर नंबर व्हाट, दिस इज लेक्चर नंबर, दिस इज लेक्चर नंबर 9। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं लेक्चर 9। अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है ये, लंबा चलेगा। ठीक है, लोड मत लेना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये होगा चैप्टर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट
5। पार्ट 5 है ना आज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 5। यस, ठीक। तारीख डाल देते हैं 22 अगस्त 2024, 22 अगस्त 2024। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब लिखो, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम of each house property. Let us first calculate the income of each house property, assuming that they are deemed to be let out. Assuming that they are deemed to be let out. Calculation of income from house property for Ganesh for assessment year 25-26। Particulars: house property 1, house property 2, house property 3। आओ देखो, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू। व्हाट इज द म्यूनिसिपल वैल्यू? 3,60,360, 330, 3,60,360, 330। फिर आ गया फेयर रेंट 375, 275, 375, 375, 275, 380। आई होप आप लोगों को स्क्रीन व्रीन सब दिख रहा है कायदे से। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आएंगे हायर ऑफ 1 एंड 2। हायर ऑफ 1 एंड 2 में ये आएगा 375, ये आएगा 360 और ये आएगा 3,80,000 रुपीज। फिर आप करोगे यहां पर स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट इज 350, 370, 375, 350, 370, 375 और फिर आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ 3 and 4। The lower of 3 and 4, this is 3,50,000 rupees. This is 3,60,000 rupees. This is 3,70,000 or 75,000 rupees. और ये आया आपका एक्चुअल रेंट जो कि कुछ भी नहीं है। फिर आएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू which is higher of 5 and 6. Higher of 5 and 6, this is 3,50,000, 3,60,000, 3,75,000। अब मैं करूंगा लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 12%, 8%, 6%। तो 12% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 36,000। फिर 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 28,800। फिर 6% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू
19,800। ठीक है, उसके बाद आई आपकी नेट एनुअल वैल्यू 3,50,000 माइनस 36,000, 3,14,000, 360 माइनस 28,800, 331,200 और 375 माइनस 19,800, 355,200। ठीक है, 355,200। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ NAV। ओके, तो दिस इज 3,14,000 का 30%, 94,200, 331,200 का 30%, 99,360, 355,200 का 30%, 1,06,560 अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम लोग देखें तो पहली हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, निल। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के लिए 55,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर हुआ है, रिपेयर्स के लिए लिया है। क्या पूरे का रिडक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लेट आउट मानकर अभी हम लोग कर रहे हैं 55,000। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन April 17 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो परचेज के लिए अप्रैल 2017 को खरीदा गया था, तो उस पर बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलेगा 1,75,000 रुपीज का। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आएगी? 3,14,000 माइनस 94,200, दिस इज 219,800, 331,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000, 176,840, 355,200 माइनस 106,560 माइनस 175, 73,640, 73,640। ये आई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर तीनों हाउस प्रॉपर्टीज को लेट आउट माना जाए तो 2,19,800, 1,76,840 और 73,640 आई हुई है। ठीक है, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आएगी। इतनी बात सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक, अब आगे लिखो। गणेश कैन ऑप्ट any two of the above as self occupied properties। ठीक है, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। ठीक है, तो जब भी आपके सामने न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम वाला पंगा रहे कि पता ही नहीं है कि क्या मानना है, कि मतलब दोनों तरीकों से करना है, तो पहले आप न्यू स्कीम से करो क्योंकि वो डिफॉल्ट है। ठीक है, पहले आप न्यू स्कीम से करो क्योंकि वो डिफॉल्ट है। तो इंटेलेक्चुअली इट मेक्स मोर सेंस कि हम लोग न्यू स्कीम को पहले करें। अब आप देखो, हम एक ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 को लेट आउट मान ले। ऑप्शन 1 HP1 एंड HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड HP3 लेट आउट।
पर्टिकुलर्स रुपए, ओके। देखो, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी 1 जो है वो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी और इसमें नील इनकम आएगी। हाउस प्रॉपर्टी 2 जो है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी और इसमें भी नील इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि हम न्यू स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यू स्कीम के बारे में आप लोग हो सकता है ऐसा कहो कि सर इसमें क्या है, इसको नील मान लो तो ये नील आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है नहीं तो ये नील आ जाएगी, हो गया नील। हाउस प्रॉपर्टी 2 में इसको नील मान लो, ये नील आ जाएगा। लेकिन सर 55,000 रुपीज का तो डिडक्शन मिल सकता है ना? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है। ओल्ड स्कीम में 55,000 रुपीज का रिडक्शन मिल सकता है, कैसे मिलेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में से इंटरेस्ट और लोन का कोई डिडक्शन मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड की भी इनकम आ गई आपके पास नील। और हाउस प्रॉपर्टी 3 जो कि आपकी लेट आउट है, इसकी इनकम क्या है? इसकी इनकम ये रही 73,640, इसकी इनकम आ गई 73,640। टोटल कितना आया? टोटल आया 73,640, टोटल आ गया 73,640, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ऑप्शन 1 जहां पर हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और 3 को डीम्ड लेट आउट मान लिया। अब हम ऑप्शन 2 ट्राई करेंगे। ऑप्शन 2 में हम लोग क्या बोल देते हैं? हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 को लेट आउट। HP1 एंड HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, HP2 डीम्ड लेट आउट। अगेन पर्टिकुलर्स रुपए, हाउस प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी 2 डीम्ड लेट आउट, हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में यहां पर तो नील और नील। हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम क्या है? 176,840, 176,840। तो टोटल कितना आया? टोटल आ गया आपके पास 176,840, 176,840, ठीक। फिर ऑप्शन 3 HP2 and HP3 self occupied, HP1 deemed let out। पर्टिकुलर्स रुपए, अब हाउस प्रॉपर्टी 1 लेट आउट, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये आ गया टोटल। हाउस प्रॉपर्टी 1 जो है वो है आपकी लेट आउट। हाउस प्रॉपर्टी 1 इज 219,800, 219,800। हाउस प्रॉपर्टी 2 और ये 2 और 3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कुछ भी नहीं, 219,800, ठीक है। तो न्यू स्कीम में अगर ये न्यू स्कीम में जाता है तो केस 1 में मिनिमम आ रहा है,
अगर ये न्यू स्कीम में जाता है तो ऑप्शन 1 में मिनिमम आ रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और 3 को डीम लेट आउट मान लो। इसमें सबसे कम इनकम आ रही है 73,640 आ रही है। ठीक है, इसमें सबसे कम इनकम आ रही है 73,640, यहां पर आपकी इनकम आ रही है। तो अगर न्यू स्कीम में आप ऑप्ट कर रहे हो तो फिर वो आना चाहिए। तो यहां पर लिखो सिंस द इनकम इज minimum in option 1, Ganesh should treat, since option 1 में, तो Ganesh should treat house properties 1 and 2 as self-occupied, house properties 1 and 2 as self-occupied and house property 3 as deemed let out। ठीक है, एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 as deemed let out। ये हो गया। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर अंडर द ऑप्शनल यानी ओल्ड स्कीम। अब जब हम ओल्ड स्कीम में आ रहे हैं तो देखो क्या होगा, अगेन सेम ऑप्शन 1 हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी 3 डीम्ड लेट आउट। अब देखो लेकिन यहां पर आएगा मजा, पर्टिकुलर्स और उसके बाद आ जाएगी रुपए। देखो हाउस प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक, अब हाउस प्रॉपर्टी 1 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पर देखो दिस विल बी निल, तो ये 30% ऑफ एनएवी विल बी निल, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है नहीं तो यहां पर आ जाएगा आपका निल। ठीक, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली निल। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में देखो, हाउस प्रॉपर्टी 2 में देखो ये निल है तो ये निल आ जाएगा, लेकिन ये 55,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इसका रिडक्शन मिलेगा? यस। अब देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है तब 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन लोन पर डिडक्शन मिलता है, अदरवाइज 30,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है। तो हाउस प्रॉपर्टी 2 के केस में ये जो 55,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है, ये किस पर्पस के लिए पे किया है? इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो रिपेयर्स के लिए अगर आप करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 30,000 रुपीज तक का ही रिडक्शन मिलेगा। तो अगर यहां पर 30,000 रुपीज का रिडक्शन होगा तो यहां पर आपका लॉस कितने का आएगा? लॉस भी आएगा 30,000 रुपीज का, लॉस आ जाएगा 30,000 रुपीज का, लॉस आएगा 30,000 रुपीज का। यहां पर लिखो since the loan was taken for repairs, maximum deduction allowed will be 30,000 rupees। ठीक है, since the loan was taken for repairs, maximum deduction allowed will be 30,000 rupees। डन। और उसके बाद आता ही है हाउस प्रॉपर्टी 3, और हाउस प्रॉपर्टी 3 हमारी लेट आउट है, मतलब डीम्ड लेट आउट है। हाउस प्रॉपर्टी 3 जो है वो डीम्ड लेट आउट है। तो डीम्ड लेट आउट के केस में 73,640 ये आ गया, 73,640 ये आया। टोटल इनकम कितनी आएगी? 30,000 नेगेटिव, 73,640 आया 43,640। ठीक है, 43,640 दिस इज योर टोटल, राइट। अब हम आते हैं ऑप्शन 2 पर, HP1 एंड HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड,
HP2 डीम्ड लेट आउट, HP2 जो है वो डीम्ड लेट आउट हो जाएगी। पर्टिकुलर्स रुपए, ओके। HP1 जो है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में निल। HP2 जो है वो डीम्ड लेट आउट है और डीम्ड लेट आउट के केस में इनकम क्या आ रही है 176,840, 176,840 और HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 3 का देखो, यहां नेट एनुअल वैल्यू निल, 30% ऑफ एनएवी निल, क्या 175 का रिडक्शन मिलेगा? अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है। लोन किस पर्पस के लिए लिया है आओ देखते हैं। यहां पर इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन April 17 फॉर परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ होता है तो क्या आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। तो यहां आपको 175 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपका जो लॉस आएगा वो आएगा 175 का, 175। ठीक है, यहां पर लिखो since the loan was taken for acquisition of house property, deduction is allowed up to 2 लाख रुपीस एंड दिस इज इट। यहां पर आएगा आपका टोटल 176,840 minus 1,75,000, this is 1,840, oh my god, 1,840, 1,840 and then we have option 3, HP2 and HP3 as self-occupied, HP1 as deemed, yeah, simply let out. Particulars रुपए, ओके तो HP1 जो है वो तो लेट आउट है, HP1 लेट आउट है, लेट आउट से कितनी इनकम आ रही है 219,800, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इससे कितनी इनकम आ रही है 30,000 का लॉस। यहां देखा ना हमने, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड 30,000 रुपीज का लॉस और हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड 175 का लॉस। तो हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड 175 का लॉस। भाई टोटल कितना आया देखो, $30,000 प्लस 1,75,000, टोटल आया 2,05,000 का। लेकिन अब आपको मजे की बात बताऊं मैं, मजे की बात यह है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज 2 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो मैं यहां पर लिखूंगा रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपए, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीस और फिर जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 19,800। ये आएगा आपका, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड
कितना 30,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड 175 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आपको लग सकता है, ऐसा आपके मन में आ सकता है कि अरे यार ये हाउस प्रॉपर्टी 2 तो ये वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, इसके लिए तो 30,000 का डिडक्शन मिल रहा है, लेकिन ये तो अलग है ना, और ये 2 लाख से तो कम में ही मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, जो कंबाइंड हाउस प्रॉपर्टी पर आपको डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो कंबाइंड डिडक्शन भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता, और इस बात को हम लोगों ने यहां पर समझा था। ये देखो, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज कितना है, 2 लाख रुपीज का है। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल ही नहीं सकता, और यहां पर आ गया 19,800 रुपीज। राइट, अब आप लोग यहां पर नीचे लिखेंगे मेरे साथ, सिंस इनकम इज minimum in option 2, Ganesh should treat house property 1 and 3. Ganesh should treat house properties 1 and 3 as self-occupied, while house property 2 as deemed let out, while house property 2 as deemed let out। ठीक है, डन। तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो इनकम आ रही है वो आएगी 1840, और न्यू स्कीम के हिसाब से जो इनकम आएगी वो क्या आएगी, ऑप्शन 1 में सबसे कम आ रही थी ना, न्यू स्कीम के हिसाब से 73,640 आपकी इनकम आएगी। तो अगर ये भी चॉइस हम लोगों को देनी कि न्यू स्कीम में जाए या ओल्ड स्कीम में जाए, तो भाई आप ओल्ड स्कीम में जाइए, क्योंकि ओल्ड स्कीम में जाकर आपकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। ठीक है, आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। राइट, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, ये वाली चीज मैं यहां पर लिखवा क्यों नहीं रहा हूं, ये वाली चीज मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार बोला हुआ है कि ओल्ड स्कीम में इनकम ज्यादा या इनकम कम आ रही है, ओल्ड स्कीम में इनकम कम आ रही है, फिर भी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ सकती है क्योंकि उसके स्लैब रेट्स अलग है। न्यू स्कीम में इनकम ज्यादा होने के बावजूद टैक्स लायबिलिटी कम आती है क्योंकि उसके टैक्स स्लैब्स काफी कम है। राइट, तो इसलिए यहां पर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के बेसिस पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए, आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए। राइट, तो यहां पर हमने दोनों के हिसाब से बता दिया कि देखिए, अगर आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। यहां पर हमें ये नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि देखो आप इनकम ना अलग अलग हेड्स में आती है ना, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईएफओएस, फिर बहुत सारे और भी डिडक्शंस होते हैं जो कि ओल्ड स्कीम में मिलते हैं, न्यू स्कीम में नहीं मिलते। तो इनकम कम आ सकती है लेकिन हो सकता है टैक्स फिर भी ज्यादा है, न्यू स्कीम में इनकम ज्यादा आ सकती है लेकिन हो सकता है फिर भी टैक्स कम आए। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इस साल भी, प्रीवियस ईयर 23-24 के भी जितने भी रिटर्न्स फाइल हुए हैं उनमें मैक्सिमम लोगों ने न्यू स्कीम ऑप्ट किया है इन स्पाइट ऑफ द लेस डिडक्शंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ चुका है? क्या ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है? फटाफट से बताओ मुझे, क्या ये समझ में आ गया? यस, ग्रेट। श्रद्धा, जीनत, रितिका, शेख, मुस्कान, आदित्य, सहेली, प्राची, हेमंत, प्रिया, विनय, वेरी गुड, सही था, यस। ठीक है, तो ये वाली चीज जो पहले दिन से हम लोगों का डाउट चल रहा था, ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया, और ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा ही हम लोगों को यहां पर लग चुका है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, आरटीपी में 2020 का क्वेश्चन है। आओ लेट्स सी क्या होगा इसमें, एक बार देखते हैं। Mrs. Daya, a resident of India, owns a house property at Panipat in Haryana.
Municipal value of the property is 8,50,000 rupees. Fair rent of the property is 7,30,000 rupees and standard rent is 8,20,000 rupees per annum. Property was let out for 85,000 rupees per month for the period April 24 to December 24. Thereafter, the tenant vacated the property and Mrs. Daya used the house for self-occupation. Okay, partly let out हो रहा है या vacancy हो रही है? फटाफट से मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर vacancy लगेगी या partly let out लगेगा? बताओ vacancy या partly let out? Come on, quickly. Chat box में vacancy या partly let out? पार्टली लेट आउट। यहां पर कोई वेकेंसी नहीं है। यहां पर क्यों वेकेंसी नहीं है? यहां पर वेकेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि वेकेंट करने के बाद मिसेस दया खुद रहने लग गई थी, ठीक है। और ये पार्टली लेट आउट टाइम वाइज है, तो अगर पार्टली लेट आउट टाइम वाइज होता है तो पूरे टाइम के लिए उसको मानते हैं कि वो लेट आउट ही था। रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 24 कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट। मिसेस दया, अच्छा रेंट यहां पर अनरियलाइज है तो अनरियलाइज रेंट वाला भी आ गया। मिसेस दया हैज नॉट इंस्टीट्यूटेड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। मुझे बताओ, मिसेस दया ने कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की हैं, तो क्या रूल 4 की जो कंडीशंस है वो फुलफिल हुई हैं? रूल 4 की कंडीशंस के हिसाब से जो चौथी कंडीशन थी वो क्या थी कि द ओनर शुड हैव टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट। क्या यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए रीजनेबल प्रोसीडिंग्स की गई है? नहीं। तो अगर नहीं की गई है तो क्या यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिलेगा? क्या बिल्कुल भी नहीं। यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट का बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके। She paid municipal taxes at 12% during the year and paid interest of 50,000 rupees during the year for the amount borrowed towards repairs of the house property. Done. You are required to compute her income from house property for assessment year 25-26 if Mrs. Daya decides to shift out of the default tax regime. Shift out of the default tax regime का मतलब होता है कि ये ओल्ड स्कीम में जा रही हैं। आओ देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आओ लेट्स सी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 ये आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। Calculation of income from house property of Mrs. Daya for assessment year 25-26। particulars रुपए। Municipal value. What is the municipal value? The municipal value is 8,50,000 rupees. What is the fair rent? 7,30,000 rupees. Hire of 1 and 2, 850। उसके बाद यहां पर आएगा आपका स्टैंडर्ड रेंट, what is the standard rent? 8,20,000 rupees. Then we'll have expected rent, lower of 3 and 4, 820 था, 830 था, 820, ठीक। फिर यहां पर आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, जिसके लिए वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, और फिर आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हायर ऑफ 5 and 6। ठीक है, इसमें से लेस होंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, तो आएगी नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस होंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A 30% of NAV, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर आएगी आपके पास
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आएगी आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, वर्किंग नोट 1 हम लोग यहां पर बनाते हैं, या चलो फ्रेश पेज से बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट received receivable, particulars रुपए, rent received, rent receivable, unrealized rent, actual rent। ऑलराइट, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 85,000 रुपीज पर मंथ। ओके, 85,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इन्होंने इसको रेंट पर दिया, लेकिन नवंबर और दिसंबर का जो रेंट है वो अनरियलाइज्ड है। तो 9 महीने के लिए इन्होंने रेंट पर दिया, लेकिन 7 महीने का ही रेंट मिल पाया है, क्योंकि 2 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड है। तो रेंट रिसीवेबल हो गया 85 इंटू 2। ठीक है, 85,000 रुपीज इंटू 7, 85,000 इंटू 7, ये आते हैं 595। फिर 85 इंटू 2, ये आ गया 170, ये आया 765, ये आ गया आपका 765। ठीक है, अब अनरियलाइज्ड रेंट का कोई डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा, और 765, और यहां पर हम लोग लिखेंगे नोट, यहां पर आप लोग लिखोगे नोट, सिंस मिसेस दया did not initiate, since Mrs. Daya did not initiate any legal, ये है ना, since Mrs. Daya legal proceedings for the recovery of unrealized rent, the deduction of unrealized rent shall not be available as, since Mrs. Daya did not initiate any legal proceedings for the recovery of unrealized rent, the deduction for unrealized rent shall not be available. The deduction for unrealized rent shall not be available as all the conditions of Rule 4 are not satisfied. Since all the conditions of Rule 4 are not satisfied. ठीक है, all the conditions of Rule 4 are not satisfied. Okay, तो एक्चुअल रेंट आ गया आपका 7,65,000 रुपीज, या 7,65,000 रुपीज। ठीक, अब यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा 8,20,000। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हम लोग माइनस करेंगे, 12% इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, 12% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 8,50,000 इंटू 12%, ये आ गया 1,02,000। जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 7,18,000। इसका 30%, 215, 400, 215, 400, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा 50,000 रुपीज, ये इन्होंने लिया है टुवर्ड्स रिपेयर्स। ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें कोई पंगा नहीं है,
50,000 रुपीज का रिडक्शन यहां पर मिल जाएगा, प्लस 50,000, दिस इज 265,400, 7,18,000 माइनस 265,400, दिस इज 452,600, 452,600, ठीक है, दिस इज 452,600। तो ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? यस, गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर हो गया? शेख, शिवराज, पूजा, जीनत, प्रिया, बीमा, साक्षी। तो देखा जाए तो पिछले 1 घंटे से हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं किया है। भाई जो वो वाला था ना, आदित्य पूछा है सर ये एग्जाम में आता है ना? टाइम पास कर रहे हैं हम लोग यहां पर। एग्जाम ओरिएंटेड क्यों पढ़ाऊं मैं तुम्हें? एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम लोग हाईएस्ट मार्क्स ले आओगे। एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। सनुज कह रहे हैं कि सर एक डाउट है, इसमें हमने 7 मंथ्स ही क्यों लिया? आप बताइए और कितना लेंगे? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि नवंबर और दिसंबर का रेंट अभी मिलना बाकी है, अनरियलाइज्ड है। तो 9 में से 2 गए, 7 बचे, तो 7 महीनों का रेंट मिल चुका है, 2 महीनों का रेंट मिलना बाकी है। ठीक है, 2 महीनों का रेंट मिलना बाकी है, तो वो जो 2 महीनों का रेंट मिलना बाकी है वही आपका अनरियलाइज्ड रेंट है। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपसे बताया था शुरुआत से कि ये करना, ठीक है, क्योंकि हमेशा से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, हमेशा तो अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिल जाता है, तो हमेशा हम लोग 170 को यहां पर माइनस भी कर देते हैं। तो अगर हम ये वाला फॉर्मेट नहीं बना रहे होते, डायरेक्टली सिर्फ रेंट रिसीव्ड को ही हम लोग एक्चुअल रेंट में मान रहे होते, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से गलती हो जाती। तो शुरुआत से क्या हो रहा है, जितना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वही आपका एक्चुअल रेंट आ रहा था, जितना आपको रेंट रिसीव होता था उतना ही आपका एक्चुअल रेंट आता था। क्यों होता था? क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिल जाता था। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से पहले क्वेश्चन से इस वाले फॉर्मेट की मैंने आपको आदत डलवाई हुई है कि रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, जिससे आपको पता रहे कि भाई रेंट रिसीव्ड आपको काउंट करना है, जितने महीनों का रेंट मिला वही, रेंट रिसीवेबल जितने महीनों का नहीं मिला वो रिसीवेबल है, और वही अगर अनरियलाइज्ड रेंट है तो बड़ी अच्छी बात है, माइनस कर दो। तो भले ही थोड़ा सा टाइम हमारा ज्यादा जा रहा है, लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक की हमारी इतनी प्रैक्टिस चल रही है, तभी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? फिर वो खुद कह रहा था ना, तो उसे भी लेट आउट ही मानेंगे ना? तो वो खुद रह रहा था, वो दिसंबर के बाद रह रहा था मेरे भाई सानुज, वो दिसंबर के बाद रह रहा था। Thereafter, the tenant vacated the property and Mrs. Daya used the house for self occupation. तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के लिए तो लेट आउट पे था ना, और लेट आउट के बाद वो खुद रहा ना, तभी तो हम लोगों ने 12 महीने नहीं माने, 9 ही महीने माने, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कितने महीनों के लिए थी? 9 महीनों के लिए लेट आउट थी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक प्रॉपर्टी लेट आउट थी। अप्रैल से अक्टूबर तक का रेंट आ गया, नवंबर दिसंबर का रेंट भी नहीं आया, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च ये खुद रही। सानुज आपको आया समझ में? सानुज जी अभी क्लियर हुई बात? अप्रैल से दिसंबर लेट आउट था, 9 मंथ्स के लिए लेट आउट था, 2 महीनों का रेंट आउटस्टैंडिंग था, मतलब 7 महीने का मिला, 2 महीने का मिलना बाकी है, अनरियलाइज का यहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपेशन करना शुरू कर दिया। सानुज यू नीड टू रिवाइज पिछली 4-5 क्लासेस यार। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूं यार रिवाइज करके आया करो, तुम लोग पुराने वाले क्वेश्चंस रिवाइज करके आया करो, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब हम लोगों को रिवीजन प्लानर मैंने आपको बनाना सेकंड क्लास में बता दिया था, अगर आप लोग ऐसे बिना रिवाइज किए हुए आओगे ना तो यहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सीरियसली बता रहा हूं। ठीक है सर, एक बार नोट समझा दो। नोट समझा दूं? नोट क्या समझाऊं? अच्छा ये वाला नोट, इसको समझा दूं मैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, Mrs. Daya has not instituted any legal proceedings for the recovery of unpaid rent। यार यही बहुत दिक्कत वाली बात है, आप लोग रिवाइज करके नहीं आओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रिया, सानुज। मतलब ये तो क्या है यार, ये पहली दूसरी क्लास में हम लोग क्विजेस भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं है ना।
रूल 4 की 4 कंडीशंस होती थी ना, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, और चौथी चीज, ओनर मस्ट हैव टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज द अनरियलाइज्ड रेंट। अगर ये चारों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी आपको अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिलेगा। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिसेस दया ने कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं की हैं फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। तो अगर नहीं की हैं तो फिर क्या इनको अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रूल 4 की कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं है। सर रिवाइज्ड है, बस ये टाइम बेसिस वाला नहीं आया था, वो अब क्लियर हो गया। तो सानुज भाई मतलब कायदे से रिवाइज नहीं है ना। सी, एक चीज ये होती है कि आपने गलती की, दूसरी चीज होती है कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि वो गलती नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो। ठीक है, अभी इनिशियली आप लोगों को सीरियसनेस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई ना कि नहीं मैंने तो किया था, बस इसमें दिक्कत है। ऐसे नहीं होता दोस्त। अगर आपको कल नहीं क्लियर था तो आपको कल वाले लेक्चर दोबारा उतने वाले पोर्शन को देखना चाहिए था। कल हम लोगों ने उतने वाले पोर्शन के 2-3 क्वेश्चंस भी कहते, उन क्वेश्चंस को आपको लिख लिख कर करना चाहिए था। ठीक है, यस सर, आपको 2 दिन पहले मेल किया था, गलत बुक डिलीवर हुआ है, स्टूडेंट सपोर्ट से कोई मदद नहीं मिला अभी तक, रेस टिकट भी यूज किया लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं मिला, प्लीज हेल्प सर। आदर्श आप एक बार आज मुझे फिर से मेल कर दो और उसमें प्लीज अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा और मैं फिर देखता हूं, मैं इसको एस्केलेट करवा देता हूं। ठीक है, शेख कह रहे हैं सर ई बुक्स कहां से मिलेगी फिजिकल डिलीवरी तक? शेख भाई अब आप देखिए, आप पहली बात तो आप मई 25 के हैं नहीं, आप जनवरी 25 के हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर जो भी मैंने लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं वो जनवरी 25 वालों के लिए नहीं है, वो मई 25 वालों के लिए। मैंने कल आपसे कहा था आप एक बार टीम से बात करिए, आप एक बार रेज अ टिकट करिए और वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो वो आपको ई बुक्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। अब आप यहां पर क्लास में आके आप सोचो ना यार, आप कैसा सही लगेगा क्या ये कि मैं बीच बीच में इन सारी चीजों के बारे में बात करता रहूं? बताइए, नहीं होगा ना सही बात ये। तो आप एक बार टीम से बात करिए, वो आपको जनवरी 25 के लेक्चर्स की एक्सेस देंगे, वो आपको ई बुक्स वगैरह सबकी एक्सेस देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आता है, वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आता है। अब जॉइंट ओनरशिप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिससे टैक्स प्लानिंग भी बहुत कायदे से की जाती है। ठीक है, जॉइंट ओनरशिप का मतलब होता है कि मकान को एक से ज्यादा लोग ओन कर रहे हैं, मकान को एक से ज्यादा लोग ओन कर रहे हैं। मतलब जैसे ये मकान है तो ये मैं और मेरी मम्मी मिलकर ओन कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा पता है क्या होता है? इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन होता है ना, अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन होता है वो कितने का मिलता है? वो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का मिलता है। यहां पर को ओनरशिप के केस में मजेदार चीज है कि जितने को ओनर्स हैं, हर को ओनर के लिए 2-2 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर यहां पर मैं और मेरी मम्मी मिलकर इस हाउस को ओन कर रहे हैं तो हमने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट जा रहा है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन 2 लाख रुपए का मुझे भी मिल जाएगा, 2 लाख रुपए का मम्मी को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पर को ओनर आपको 2-2 लाख रुपए का या 30,000 रुपए का, अगर आप नॉर्मल केस में आ रहे हो तो 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, और अगर आप स्पेशल केस में आते हो तो 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। तो को ओनरशिप में ये वाली चीज हो जाती है। बाकी एकदम सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसे निकालनी है जैसे एक ही ओनर हो, और वो जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाए उसके बाद आप उन दोनों ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, तो सपोज अगर मैं और मेरी मम्मी मिलकर ये हाउस ओन कर रहे हैं, मेरी ओनरशिप लेट्स से 30% है, मम्मी की ओनरशिप लेट्स से 70% है, तो हम लोग पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे ये मानते हुए कि एक ही ओनर है, और उसके बाद जो भी हाउस प्रॉपर्टी आएगी, सपोज 2 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई तो उसका 70% यानी 1,40,000 रुपए मम्मी की इनकम हो जाएगी, और बचा हुआ जितना भी पोर्शन होगा वो मेरी इनकम हो जाएगी, 60,000 रुपीज मेरी इनकम हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सब लोग लिखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 19। Mr. Raman is a co-owner of house property along with his brother holding equal share in the property.
म्यूनिसिपल वैल्यू 160 है, फेयर रेंट 150 है, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 170 है, रेंट रिसीव 15,000 rupees per month. Loan for construction of this property is jointly taken and interest charged by the bank is 25,000 rupees, out of which 21,000 rupees has been paid. Interest on the unpaid interest is 450 rupees. To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charged on this loan is 5,000 rupees. The municipal taxes of 5,100 rupees have been paid by the tenant. Compute the income from house property chargeable in the hands of Mr. Raman for assessment year 25-26. आओ देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. पर्टिकुलर्स रुपए, municipal value, fair rent, higher of 1 and 2, standard rent, expected rent lower of 3 and 4, actual rent, gross annual value higher of 5 and 6, less municipal taxes paid, NAV less deduction under section 24A 30% of NAV, deduction under section 24B interest on loan, income from house प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, आओ देखो, व्हाट इज द म्यूनिसिपल वैल्यू 1,60,000. व्हाट इज द फेयर रेंट 1,50,000. हायर क्या हो जाएगा 1,60,000. स्टैंडर्ड रेंट इज 170. अब इसमें से एक्सपेक्टेड रेंट विल बी लोअर 160, ये आ गया. व्हाट इज द एक्चुअल रेंट? रेंट रिसीव्ड इज 15,000 रुपीज पर मंथ. तो 15,000 रुपीज पर मंथ, 15,000 into 12 is 1,80,000. $1,80,000. Gross annual value is 1,80,000. क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का कोई डिडक्शन मिलेगा? फटाफट से बताओ. यहां पर ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हैं 5,100 रुपीज, क्या इसका कोई डिडक्शन मिलेगा? फटाफट से बताओ. यहां पर क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का कोई डिडक्शन मिलेगा? पूजा, मनीष, आशीष, विनय, शकला का बूम, सहेली, जीनत, वेरी गुड, शिवराज, आदित्य, पूजा, वेरी गुड वेरी गुड. क्योंकि ये म्यूनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किए हैं इसलिए इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, एकदम पहली क्लास वाली बात है ये. तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैव बीन पेड बाय द टेनेंट, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट का कोई डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा. तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,80,000 रुपए. ठीक है, अब इस 1,80,000 रुपए का 30% देखेंगे, दिस विल बी 54,000. ठीक है, तो यहां पर नोट 1, ठीक है, यहां पर नोट 1, और इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना डिडक्शन मिलेगा देखो.
Loan for construction of the property is jointly taken and interest charged by the bank is 25,000 rupees, out of which 21,000 rupees has been paid. मुझे एक बात बताओ, डिडक्शन 25,000 रुपीज का मिलेगा या डिडक्शन 21,000 रुपीज का मिलेगा? अभी जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उतना बताना, ठीक है? आउट ऑफ 25,000 या 21,000 रुपीज इंटरेस्ट का डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा? सिर्फ जितना पेड पोर्शन है उसका मिलेगा या जो रिमेनिंग मतलब जो टोटल 25,000 है पूरे के पूरे का मिल जाएगा? बताइए, सिर्फ 21,000 रुपीज का या 25,000 रुपीज का? 21 या 25? वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू ऑल। शकलका बूम बूम, शिवानी, विनय, आदित्य, प्रांतिक, हेमंत, जीनत, रौनक, जीनल, विजय, विनय, आशीष, मुस्कान, सानुज, वेरी गुड। डिडक्शन इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। हेमंत, प्रिया, वेरी गुड, ठीक है? तो डिडक्शन यहां पर जो मिलता है वो ड्यू बेसिस पर मिलता है, पूरे के पूरे 25,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। बात अभी खत्म नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450 रुपीज। क्या इस 450 रुपए का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा? क्या इस 450 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा? फटाफट से मुझे बताओ, क्या इस 450 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा? इसका रिडक्शन मुझे मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप सब लोगों ने बता दिया, बिल्कुल सही जवाब। क्यों नहीं मिलेगा? वेरी गुड जीनत खान, पीनल इंटरेस्ट है। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड। पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। आदित्य, विनय, शेख, वेरी गुड, दिस इज पीनल इंटरेस्ट। तो पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, तो इस 450 का रिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे देखो, to repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charged on this loan is 5,000 rupees. तो क्या इस 5,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस 5,000 रुपीज का रिडक्शन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? लोन को रीपे करने के लिए एक फ्रेश लोन लिया गया है और इस फ्रेश लोन पर 5,000 रुपए का रिडक्शन, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट। तो मतलब रिविजन अच्छे से चल रहा है, वेरी गुड। तो 25,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए, तो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाएगा। और यहां पर आप लिखोगे नोट 2, नोट 2, ठीक है? तो आपको टोटल कितने रुपए का रिडक्शन मिला? आपको टोटल मिला 50 प्लस 5 6 7 8 84,000 रुपीज का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। एंड 180 में 96,000 रुपीज आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। 96,000 रुपीज आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है? 96,000 रुपीज आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। अब हम लोग यहां पर देखेंगे शेयर ऑफ रमन 50% ऑफ 96,000, शेयर ऑफ रमन्स ब्रदर 50% of 96,000. $48,000, 48,000, ठीक है? 48,000, 48,000। अब यहां पर लिखेंगे नोट्स। नोट्स में सबसे पहला जो नोट है वो तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड वाला है, ठीक है? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 यहां पर लिखो, deduction of municipal taxes paid is allowed only if they are paid by the owner. In this case, since municipal taxes have been paid by the tenant, no deduction shall be allowed. Since municipal taxes have been paid by the tenant, no deduction shall be allowed. ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है? नोट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब नोट नंबर 2 में लिखो
interest on loan is allowed on due basis. Therefore, the entire 25,000 rupees of interest on loan shall be allowed as deduction, even if only 21,000 rupees has been paid. ठीक है, therefore the entire 25,000 rupees of interest on loan shall be allowed as deduction even if only 21,000 rupees has been paid. फिर लिखो further interest on unpaid interest is of the nature of penal interest and hence it will not be allowed as deduction. Further, if any fresh loan is taken to repay the loan which was originally taken for the purchase या construction of house property, interest paid for this fresh loan is also allowed as deduction. ठीक है. Further, if any fresh loan is taken to repay the loan which was originally taken for the purchase or construction of the house property, interest paid for this fresh loan is also allowed as deduction. Therefore, interest of 5,000 rupees paid on the fresh loan is also allowed. Therefore, total interest on loan allowed as deduction is equal to 25,000 plus 5,000 is equal to 30,000. ठीक है. दिस विल बी द थिंग. इस तरह से आपका काम चल रहा है. आई एम श्योर सबको समझ में आ रही है ये वाली बात. गेटिंग इट एवरीवन? श्रद्धा कह रही है क्वेश्चन विद फुल कॉन्सेप्ट्स. परफेक्टो. विनय, अब आप लोगों को क्लियरली वो चीजें समझ में आ रही होंगी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो भी शुरुआत से लेकर था, फॉर्मेट्स बनाने, प्रॉपर क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, प्रॉपर चीजें. अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो रहा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. ठीक है, अच्छे से इसको आप रिवाइज करके आइएगा. मैं आप लोगों से मिलूंगा कल. वैसे अभी दोपहर को 2:30 बजे जीएसटी की क्लास है. ठीक है जी, हाँ सर, सब कुछ वेरी गुड मुस्कान. ठीक है, तो दोपहर को 2:30 बजे जीएसटी की क्लास है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज 0 रेटेड सप्लाई हम लोगों को करना है. ठीक है, तो उसमें भी बहुत मजा आएगा. बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर, अपना ध्यान रखो. बाय बाय.